बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से हैं और मेरे लेक्चर्स को बाकायदगी से सुन रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था बेटा वो था डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर इज़ 3/3, और उससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वो था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर इज़ 2/2। अब सर ऑर्डर ऑफ 2/2 का जब आपने डिटर्मिनेंट पढ़ाया और उसके बाद आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट पढ़ाया और 2/2 का इन्वर्स पढ़ा दिया, तो क्या 3/3 का इन्वर्स नहीं होता? होता है बेटा, यकीनी तौर पर होता है और हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी हम पहले 2/2 को कंप्लीट कर लेते हैं। एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है क्रैमर्स रूल, और इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, देन 3/3 के इनवर्स पर और 3/3 के क्रैमर्स रूल पर हम चले जाएंगे। हमारे पास क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, अगर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहें तो फॉर्मूला बनता है dx/d। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहें तो फॉर्मूला बनता है dy/d। सर ये क्या चीज़ है, आपने ये कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्टली इस पर पहुंच गए। तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया है कि x का फॉर्मूला है dx/d और y का फॉर्मूला है dy/d। अब ये dy dx d का मतलब क्या होता है, आए पहले ये देखते हैं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। वो मैंने आपको बता दिया, ये क्रैमर्स रूल है। अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ क्रैमर्स रूल इम्प्लीमेंट किस चीज़ पर होगा और कब होगा। जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे पास पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दिए जाएं जिन्हें हम आम तौर पर कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं बेटा हम? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मुख्तलिफ किताबों में पेयर्स ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है, मुख्तलिफ किताबों में सिर्फ इक्वेशंस लिखा हुआ है, कुछ किताबों में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है। तो तीनों में से कोई भी नाम कहा जाएगा, इसका मतलब है दो या दो से ज़ायद इक्वेशंस हैं। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी इक्वेशंस हैं बेटा? दो इक्वेशंस। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन पेयर ऑफ टू इक्वेशंस इज गिवन व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन या लाइनियर इक्वेशन। सबसे पहले ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। चलो भाई, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का क्या एक्सपोनेंट 1 से बड़ा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सर ये वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है? सपोज कर लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ 2x + 3y = 10। अगर मैं कहूं ये कौन सी इक्वेशन है तो सबका जवाब होना चाहिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। सर इसका लीनियर से क्या ताल्लुक है, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये लीनियर है? तो देखते हैं बेटा, ये इसके अंदर वेरिएबल हैं x और y। जब भी कभी किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हों, वो वेरिएबल्स उनकी कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता 2x² + 3x प्लस का 5 और = का 0। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता था 2x² + 3x + 5 = 0। इसकी ये जो 2 है, 2 जो इसकी पावर है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। किसी भी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट 1 से बड़ा ना हो, जैसे इसमें 1 है, 1 से बड़ा नहीं है, ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाती है बेटा? लीनियर इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। अब a की जगह पर फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया, b की जगह पर मैंने 3 लिख दिया और c की जगह पर मैंने 10 लिख दिया, तो ये यही वाली इक्वेशन बन गई है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी। ये सेम इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट या वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी नहीं हो, वो लीनियर हो सकती है। दूसरी चीज़, लीनियर इक्वेशन में ये फिजिबिलिटी है, उसमें ये लचक मौजूद है कि उसके अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो 2x + 3y + 4z = 10। मुमकिन है हम दो या दो से ज़्यादा हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? लीनियर। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, आज हम दो वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे, x और y, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2। जब हम 3/3 के ऑर्डर पर चले जाएंगे तो हम जरूर देखेंगे वहां पर 3 इक्वेशंस होंगी, वेरिएबल भी 3 होंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई भाई? नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और एक मर्तबा दोबारा से मेरा पूरा लेक्चर सुन लें।
ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 2/2 होगा तो उसमें वेरिएबल 2 ही होंगे, एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y होगा, एक वेरिएबल a होगा तो दूसरा वेरिएबल b होगा, एक वेरिएबल p होगा तो दूसरा वेरिएबल q होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। दोनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होंगी? लीनियर। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो सर ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, आपने 1 और 2 अलग अलग करके क्यों लिखा? इसलिए लिखा है बेटा कि इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कि इनमें कोई फ़र्क आ जाए, हम पहली इक्वेशन में तमाम कोएफिशिएंट्स के साथ 1 1 लगा देंगे, a1 b1 c1, इसके साथ a2 b2 c2। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। सर दो इक्वेशंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशंस हैं, 2x + 4y = 10, 4x - 2y = 20। सपोज कर लेते हैं ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास मौजूद। तो अब मैं इनमें से कैसे फाइंड करूंगा a1 कौन सा है, a2 कौन सा है, a3 कौन सा है? मतलब वेरिएबल की जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए मैंने डिफरेंस करने के लिए पहले वाले 1 होता है, इक्वेशन नंबर 1 है, सबके साथ 1 1 लगा दिया, a1 b1 c1, a b और c के साथ, x y के साथ नहीं। और आप दूसरी इक्वेशन में देखें मैंने सब में 2 2 लगा दिया, a2 b2 c2। और मेरे पास जो x फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है dx/d, y फाइंड करने का फॉर्मूला है dy/d। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि हमारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब ये जो d है, d तो मैंने लिख दिया, क्या चीज़ है बेटा? d डिटर्मिनेंट है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि d डिटर्मिनेंट ad - bc होता है। अब जहन में सवाल ये आता है ad - bc का इससे क्या ताल्लुक है? सर यहाँ तो कोई मैट्रिक्स ही नहीं है। तो जब हम सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा ad - bc क्या होता है। फिलहाल इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम dx और dy का फॉर्मूला बनाते हैं। dx का फॉर्मूला होता है, dx एक ऐसे डिटर्मिनेंट को कहते हैं, dx का मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, dy का मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू y, dx का मतलब है x के लिए डिटर्मिनेंट, dy का मतलब है y के लिए डिटर्मिनेंट, dx का मतलब है x का डिटर्मिनेंट यानी x वाला x के लिए, dy का मतलब है y वाला y वाले के लिए, dx का मतलब है x की मदद से, dy का मतलब है y की मदद से। इससे ज़्यादा तफसील से मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अब सपोज कर लेते हैं कि हम dx और dy के जो a1 a2 फॉर्मूला बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेंगे। उससे पहले हम गौर से एक बात सुनेंगे ध्यान से पूरे। मैं कह रहा हूं जब हम dx सॉल्व करेंगे यानी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे x के लिए, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे किसके लिए बेटा? x के लिए, तो वहां x वाले नंबर यानी ये वाले a1 a2 नहीं आएंगे, a1 a2 नहीं आएंगे। जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पर y वाले नंबर्स, y वाली वैल्यूज यानी b1 b2 y के साथ जो हैं वो नहीं आएंगी। पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर इस राज के ऊपर से पर्दा उठा लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं आएंगी, ये कौन सी लॉजिक है। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा c1 c2 b1 b2 और इसका फॉर्मूला बनेगा a1 a2 c1 और c2। मैं फिर से अपनी बात को आपके कानों तक पहुंचा देता हूं कि जब भी x का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, x वाला नहीं होगा, गौर से देखें नहीं है। जब भी हम y का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो y वाला नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया आप में से और आपने कहा कि सर मुझे इंग्लिश का जो है वो टॉपिक समझा दें, या फॉर एग्जांपल फिजिक्स का एक टॉपिक मुझसे पूछने लगे। हालांकि मुझे फिजिक्स थोड़ी थोड़ी याद है, मैंने पढ़ाई है 5-6 साल पहले तक फिजिक्स, लेकिन बहरहाल फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो बहरहाल जितना आता था उस हिसाब से ट्यूशन हमने पढ़ा दिए बच्चों को। मैथमेटिक्स मेरी फील्ड है, आप मैथमेटिक्स में कुछ भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दूँ। एक स्टूडेंट आया आप में से, उसने आके मुझे कहा सर मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ सवाल सॉल्व करवा दें, मुझे आते ही नहीं है वो सवाल। तो मैं क्या कहूँगा? उसे मना कर दूंगा मुझे नहीं आते जाओ? नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे किसी ऐसे बंदे के पास रेफर कर दूँ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल उस
शख्स को या आप में से जो भी आया है मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री समझने, मैंने कहा कि बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ अगर किसी के पास महारत है तो आप सर अरसलान हफीज से जाकर समझ लीजिए। आप सपोज कर लें सर अरसलान हफीज को जानते ही नहीं है, तो आप कहेंगे सर मैं तो उनको जानता ही नहीं हूं या मैं तो उनको जानती ही नहीं हूं, वो मेरा काम क्यों करेंगे। मैं आपसे क्या कहूंगा, बेटा मेरे रेफरेंस से जाना। मैं आपसे क्या कहूंगा, आप मेरे रेफरेंस से जाइएगा, वहां जाकर कहिएगा कि सर जीशान हफीज ने भेजा है, फिर वो आपको मना नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना, दुनिया के बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि हर फील्ड में आपकी जान पहचान नहीं होती, आपके किसी करीबी की जान पहचान होती है, आप उसके रेफरेंस से जाते हैं, आपका काम हो जाता है। कहीं फीस में डिस्काउंट करवाना है, किसी के रेफरेंस से चले जाते हैं, कहीं सामान सस्ता खरीदना है, किसी के रेफरेंस से चले जाते हैं, कहीं किसी से कुछ पूछने जाना है, किसी के रेफरेंस से चले जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो किसी का रेफरेंस देके निकल जाते हैं। इसका मतलब रेफरेंस चलता है। तो dx का मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू x। dy का मतलब है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू y। अब रेफरेंस तक की बात समझ में आ गई। अब कहानी को और आगे बढ़ा देते हैं। आप उस शख्स के पास चले गए, ठीक है, आप उस शख्स के पास क्या चले गए, पहुंच गए। भाई x मैं हूं, मेरे रेफरेंस से आप जाएंगे किसके पास, मेरे पास नहीं, मेरे रेफरेंस से जाएंगे किसी और के पास। तो मैंने कहा आप C1 C2 के पास चले जाएं या B1 B2 के पास चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये एक टीचर है, ये दूसरे टीचर है। मैंने कहा या तो आप सर अरसलान के पास चले जाएं या तो आप सर अली अरशद के पास चले जाएं। फिजिक्स का पूछना है सर अरसलान से पूछ लीजिएगा, केमिस्ट्री का पूछना है सर अली अरशद से पूछ लीजिएगा। मुझे मैथ्स का पता है भाई, मैं मैथ्स का बताऊंगा, मुझे नहीं पता, आप उन दोनों में से किसी के पास चले जाएं। तो आप वहां पर क्या लेकर जाएंगे, मेरा रेफरेंस, यानी x का नाम तो रहेगा लेकिन x यानी मेरा रेफरेंस तो रहेगा, लेकिन क्या आपके साथ मैं भी चला जाऊंगा, नहीं। मैं बहुत से बहुत क्या करूंगा, एक कॉल कर दूंगा, एक मैसेज कर दूंगा और कहूंगा मेरा एक स्टूडेंट आएगा या मेरी एक स्टूडेंट आएगी, उसको आप समझा दीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी का रेफरेंस लग जाता है तो उस शख्स का जाना जरूरी नहीं है। जब x का रेफरेंस लग जाएगा तो x की मौजूदगी जरूरी नहीं है। जब y का रेफरेंस लग जाएगा तो y वाले की मौजूदगी जरूरी नहीं है। जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बनाकर समझाया, उस स्टोरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहता आपको कहता भाई ये फॉर्मूला dx का, ये dy का, ये भाई कहां से आया, कैसे आया, ये क्या फजूल सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे। बेटे फजूल सवाल मत पूछें वरना आपको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। ये फजूल सवाल पूछने किसी और से पढ़ें, लेकिन नहीं बेटा, मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कहा था मैथमेटिक्स में वाई और हाउ को डालना शुरू कर दें। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ कैसे करेंगे, क्यों होगा कैसे करेंगे। तो क्यों करना है वो भी मैंने बता दिया भाई, क्यों, क्योंकि मेरा रेफरेंस अगर जाएगा तो मेरा वहां होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा नाम तो वहां जाएगा ना। इसी तरीके से x का नाम रहेगा, x नहीं रहेगा, y का नाम रहेगा, y नहीं रहेगा। ये मैंने बताया कैसे करना है, ये मैंने बताया क्या बेटा कैसे होगा, ऐसा क्यों आया। अब हम क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों का जवाब मैं बता देता हूं भाई। क्यों का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल ये एक अदद मार्कर है, ठीक है, मैं इसकी टिप इन दो उंगलियों से भी खोल सकता हूं। मैं बोलूं क्यों खोलें, इन दो से खोल लेते। मैं बोलूं क्यों खोलें, इन दो से खोल लेते। मैं कहूं इन दोनों फिंगर से क्यों करें, आप यूं पकड़ के खोल लें, टिप खुल सकती है। इसका मतलब ये हुआ जरूरी सीधे हाथ से खोलेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड से भी इसको ओपन कर सकते थे। बहुत सारी जगह पर हाउ ऐसा होता है या वाई ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने के हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है क्रैमर्स रूल, जो कि हम आज सीखेंगे आज की क्लास में। कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद हो तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मदद से हम एक 2x2 की इक्वेशन, एक 2x2 के सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और वहां से हमारा आंसर कैसे आएगा। तो ये मैंने
फॉर्मूला के साथ साथ आप लोगों को फॉर्मूले की लॉजिक भी बता दी, फॉर्मूले की टेक्निक भी बता दी, वैल्यू कैसे आई है वो भी बता दी, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल रखकर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं चाहता तो बेटा बोलता ये फॉर्मूला है, लेकिन मेरी आदत नहीं है और मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ इस चीज़ में कि मैं कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहता। अब देखते हैं सवाल कैसे आता है ताकि आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी आ जाए। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और अभी मैंने वहां 2 इक्वेशंस लिख के मिटा दी थी, मैं वही वाली इक्वेशंस लिख लेता हूं। 2x प्लस 4y 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल में तीनों जगह पर d में भी, dx में भी और dy में भी एक अदर डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये लिखा हुआ है 2, 2 के नीचे 4, यहाँ पर आएगा 2, 2 के नीचे 4, फिर है प्लस का 4 तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते, फिर है माइनस का 2 तो इस वैल्यू के साथ -2 आ जाएगा। फिर इन चारों के साथ x और y मौजूद हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और y, बीच में कोई साइन नहीं आएगा। फिर आप देखें इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू के बाद आएगा बेटा 10 और 20 जो कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इसका आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि फॉर्मूला होता है AD माइनस BC। ये बेटा हमारे पास AD है और ये हमारे पास क्या है, BC है। ये आपके लिए कोई नया काम नहीं है, तो हम D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं AD माइनस BC करके। तो आ जाते हैं भाई D के ऊपर। D बराबर है AD माइनस BC का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस BC का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। गौर से देख लें एक मरतबा आप लोग, ठीक है भाई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी -4, माइनस की जगह -4 4 जार 16, माइनस माइनस प्लस, तो D का आंसर आ गया 4 + 16 20, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर वो हमारे पास क्या है बेटा, -20। हमें 3 मरतबा सवाल के अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। एक मरतबा D के लिए, एक मरतबा dx के लिए, एक मरतबा dy के लिए। तो हमने D सॉल्व कर लिया। अब हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं बेटा, हम सॉल्व करना चाहते हैं अब dx। तो dx का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा बेटा, C1 C2 B1 B2। आपको फॉर्मूले का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहला ही पार्ट करवा रहा हूं तो आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं भाई। C1 C2 B1 B2 आपको याद रहेगा तो रेफरेंस मत दीजिएगा, आपको याद नहीं रहेगा तो रेफरेंस जरूर देना होगा। लेट्स हैव अ लुक। dx क्या हो जाएगा, गौर से देखना बेटा। ये हमारा A1 है, ये B1 है, और ये क्या है, C1 है। ये A2 है, ये B2 है, और ये क्या है, C2 है। तो फॉर्मूले में है C1 C2। C1 C2 का मतलब है 10 और 20। ये आ गया बेटा 10, ये आ गया हमारे पास 20। फिर है B1 B2 4 और -2, तो ये आ गया बेटा 4 और ये क्या आ गया हमारा -2। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये फिर से 2/2 बन गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, AD माइनस BC। तो अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। AD का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई -2, BC का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है भाई, AD माइनस BC। dx को मजीद dx लिख रहे हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और प्लस माइनस, माइनस की जगह पर -4 20 जार 80 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 80 is 100 and sign of the greater value is -100। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम यकीनी तौर पर नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वीडियो को रिवाइंड करें,
दोबारा से मेरी पूरी बात सुन लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि जब हम अनकरीब लाइव सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करें तो आपको सवालात कम से कम पूछने हो। आप वीडियो रिवाइंड कर लें, 2 दिन तक आपके पोर्टल में रहती है, आप 2, 3, 4 बार सुन लें इसको, ताकि ये ऐसे छोटे छोटे सवालात आप मुझसे लाइव क्लास में ना पूछ रहे हो। टेक्निकल बातें करें मैं भी और आप भी। हमें 3 मरतबा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, 1 मरतबा डी, दूसरी मरतबा dx, तीसरी मरतबा dy। हमने d भी सॉल्व कर लिया, dx भी सॉल्व कर लिया। अब क्या सॉल्व करना है, dy। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 9 और हम यहां ऊपर सॉल्व कर रहे हैं आपका dy। देखें भाई, dy का फॉर्मूला लिख लेते हैं। dy का फॉर्मूला है a1 a2 और c1 c2। अब आपके लिए कुछ परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम है ये रहा a1 a2, ये रहा c1 c2। a1 a2 की जगह 2 4 और c1 c2 की जगह यस करेक्ट 10 20, यह आ गया 10 और ये रहा 20। और फिर से वही फॉर्मूला AD माइनस BC। तो आ जाते हैं भाई AD माइनस BC पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 20 जार 40, 10 4 जार 40, 40 माइनस 40, dy इज 0। ठीक है भाई, 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने थे, तीनों कर लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का सवाल आता है, आपने 5 में से कितने नंबर का काम कर लिया, तो बेटा आपने 5 में से 3 नंबर का काम कर लिया। कितने नंबर का काम कर लिया, 3। तो सर बाकी 2 नंबर कहाँ जाएंगे, बेटा 1 नंबर सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करके x फाइंड करने का है, 1 नंबर इस फॉर्मूले में पुट करके y फाइंड करने का है। देखते हैं हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे और पुट कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करते हुए एक्स वाई का फॉर्मूला ये रहा भाई। तो मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। यूँ लिखना है भाई x बराबर है dx अपॉन डी के, y बराबर है dy अपॉन डी के। आपको सब वैल्यू पता है भाई, ये रहा d, ये रहा dx, ये रहा dy। उठाकर पुट करें, पुट द वैल्यूज, गेट द रिजल्ट्स एंड योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। x इज इक्वल्स टू dx माइनस 100, d माइनस 20, माइनस का 100 अपॉन माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जार 25 जार 21 जार 25 जार। x का आंसर कितना आ गया बेटा 5। यही काम y के साथ dy अपॉन डी, dy अपॉन डी, dy है बेटा 0, d की वैल्यू है माइनस 20। अब 0 के नीचे माइनस 20 हो या माइनस 20 करोड़ हो, 0 का मतलब 0 है। अगर अपॉन में 0 आ जाए सर तो क्या करेंगे, तो वैसे तो आपके कोर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर अपॉन में 0 आ जाए तो क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो उसे हम सपोज करते हैं, वो होता नहीं है, उसे हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं इन्फिनिटी के इक्वल। यानी कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है बट अनडिस्कवर है, अनडिफाइंड है, उसे हम क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ 100 रुपीज़ लें और 10 लोगों में बराबर तकसीम कर दें, तो आप 10 लोगों को 10-10 रुपए देंगे, 100 रुपए डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूं 100 रुपए लें और किसी में भी तकसीम ना करें, तो क्या तकसीम होगा, डिवीजन होगी, डिवीजन ही मुमकिन नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये सिचुएशन अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। इसलिए अपॉन में 0 नहीं होता। अगर अपॉन में 0 होता तो ये सवाल ही मुमकिन नहीं था। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो क्रैमर्स रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता था। हाँ, ऊपर 0 आ सकता है क्योंकि 0 के 20 पोर्शन बनाए, 0 पहले से ही 0 है, पोर्शन क्या बनाए, वो 0 का 0 ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरा ये खाली हाथ है और मैं कहूँ इस हाथ में जितने मार्कर हैं ये एक और टीचर को दे दें, तो अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हाथ तो हाथ रहेगा ना, ये हाथ भी खत्म हो जाएगा, हाथ रहेगा, हाथ एम्प्टी है लेकिन हाथ रहेगा। इसलिए 0 अपनी जगह 0 जरूर रहेगा। लेकिन अपॉन में 0 हो, मेरे पास मार्कर हो 4-4 और मैं कहूं एक ऐसे शख्स को दे दें जो मौजूद ही नहीं है दुनिया में या क्लास में मौजूद नहीं है, बस आप तसव्वुर करके किसी को दे दें, तो इमेजिनेशन में बेटा गाने नगमे बन सकते हैं, हम कोई प्रैक्टिकल चीज दे नहीं सकते। इसलिए अपॉन में होगा तो अनडिफाइंड, ऊपर होगा तो 0 रहेगा। और हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे बेटा। सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट बनेगा
क्योंकि ये सबसेट होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट बनेगा क्योंकि इसमें पेयर बनाते हैं। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे y की वैल्यू। ये हमारा 5 नंबर का काम हो गया। गौर से सुनना मेरी बात, 3 नंबर यहां तक पूरे हो गए थे, सॉरी यहां तक आपके जहन में आया होगा सर 4 नंबर पूरे हो गए, बस ये चौथा और ये 5वां। नहीं बेटा, वो जो 2 नंबर हैं वो 1 स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप सॉल्यूशन सेट का है। आपने 5 नंबर का पूरा काम सही किया, x भी सही फाइंड किया, y भी सही फाइंड किया, सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया, या तो 5 में से 4 नंबर मिलेंगे या तो 5 में से 4.5 नंबर मिलेंगे। बहुत कोई अच्छा टीचर रहमदिल टीचर हुआ तो 4.5 नंबर, अदरवाइज 4 नंबर। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि सॉल्यूशन सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कही जाती है तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आप इसका सॉल्यूशन बताएं, ना कि वेरिएबल की वैल्यू बताएं। तो आपने सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। तो हमने देखा बेटा कि क्रैमर्स रूल अगर हमारे पास हो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, dx का क्या मतलब होता है, dy का क्या मतलब होता है। मैंने सिर्फ फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन में 15 मिनट हो गए थे वीडियो के। मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि ये कहां से आया है, ये क्यों है, dx वाले में x क्यों नहीं लिखते, dy वाले में y क्यों नहीं लिखते। बेटा आपको 95% टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई ये रूल होता है, dx में x नहीं लिखते, dy में y नहीं लिखते। मैंने पूरी लॉजिक समझाई है, x में x क्यों नहीं लिखते, y वाले में y क्यों नहीं लिखते। होपफुली आपको मेरा पूरा लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो रिवाइंड करें, दोबारा सुन लें, आप लोगों के पास आसानी ही आसानी है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अपने घर वालों का इर्द गिर्द माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।